तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग एकदम नया और फ्रेश टॉपिक लेके आएंगे जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्योंकि मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स जो है, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो चुका है लेक्चर हमारा। और आज हमको इस लेक्चर को शुरुआत करेंगे और इससे क्वेश्चन बच्चों आता ही आता है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसको आप ध्यान से देखते चलिएगा, इसके एक एक आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही लेक्चर आपको मिलता रहे और आपकी सरकारी नौकरी की, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में आपको मददगार साबित होता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए हैं तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हमको देखना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना। इसको आखिर क्यों लाया गया था, क्या जरूरत थी, ठीक है, और ये भारत के संविधान के किस भाग में आखिर इसको रखा गया है, ठीक है ना। तो आइए चलिए इसको शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो देखते हैं वो है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो वर्णन है, वर्णन संविधान के भाग 4, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन इससे बनता है कि किस भाग से लिया गया है। तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक दिया गया है, ठीक है ना। संविधान के भाग 4 में इसको रखा गया है। और कहां से कहां तक इसको रखा गया है, किस अनुच्छेद से, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में इसको रखा गया है। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको किस देश के संविधान से लिया गया है ये भी पूछता है एग्जाम में। तो इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी ये फोर्सेबल नहीं है। मौलिक अधिकार को तो न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी जो है उसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। इसे वैधानिक शक्ति क्या है, प्राप्त नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि क्या इसको कोर्ट द्वारा लागू किया जा सकता है, तो न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। और इसको वैधानिक शक्ति जो है वो प्राप्त नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। हर लाइन से क्वेश्चन बनता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, शासन के लिए आधारभूत है। यानी जो हमारा शासन है, हमारे गवर्नमेंट है, हमारे राज्य है, उसके लिए क्या है, ये आधारभूत है, एक बेसिक तत्व है, जिसको ध्यान में रखकर ही कोई नियम कानून या पॉलिसीज बनाई जाती है जनता के हितों के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना का समावेश है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। जो कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट बनाने की जो बात चल रही है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही दिया गया है, यानी उसका समावेश जो है वो किया गया है। इसी के माध्यम से कल्याणकारी राज्य को बनाना है हमें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी सोशल डेमोक्रेसी, उसके बाद इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, इसकी स्थापना करना इसका मेन मकसद, मेन उद्देश्य है डीपीएसपी को लाने का, ठीक है ना। अर्थात सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का इसका उद्देश्य है, तभी डीपीएसपी को संविधान में लाया गया है, ठीक है ना। चलिए नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत को देखते हैं आर्टिकल के रूप में। तो सबसे फर्स्ट जो देखते हैं वो है अनुच्छेद 38, ठीक है ना। अनुच्छेद 38 यानी अनुच्छेद 38 में क्या बोला गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ठीक है ना, जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, ठीक है ना। क्या मिलेगा, सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा और राजनीतिक रूप से न्याय उसको मिलेगा। इसीलिए डीपीएसपी को लाया गया है। चलिए अब 39 क देखते हैं कि समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है ना। समान न्याय मिलना चाहिए सबको, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबको इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए और निःशुल्क विधिक सहायता मिलनी चाहिए, चाहे अमीर हो गरीब हो सबको। उसके बाद इसमें एक प्रावधान और दिया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करना, इसी में बोला गया है, ठीक है ना। 39 क में बोला गया है, यानी कोई भी दो व्यक्ति हो, एक महिला पुरुष हो, वो सेम पोस्ट पे नौकरी करते हो तो दोनों की जो सैलरी वो क्या, वो इक्वल होनी चाहिए। इसका प्रावधान बोला गया है अनुच्छेद 39 क में, ठीक है ना बच्चों। इसको ध्यान दीजिएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात जो है वो डीपीएसपी करता है 39 क के तहत। चलिए अब 39 ख देख लेते हैं। 39 ख क्या कहता है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व, ठीक है, सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम विकास हो सके, ठीक है ना। जो धन हमें गवर्नमेंट को जो धन मिलता है
जो टैक्सेस के थ्रू जो पैसे का कलेक्शन होता है, उस कलेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के विकास पे क्या करना है, खर्च करना है, डेवलपमेंट पे खर्च करना है, ठीक है ना। इसकी बात बोला गया है अनुच्छेद 39 ख में, ठीक है। चलिए 39 ग देख लेते हैं। 39 ग क्या कहता है? 39 ग कहता है कि धन का समान वितरण, ठीक है ना। जो धन गवर्नमेंट के पास आती है उसको क्या करना है, उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना है, समान वितरण करना है। यानी कोई भी गरीब या किसी भी भूभाग का व्यक्ति हो वो छूट ना जाए, ठीक है ना। तो इसका ध्यान इसमें रखा गया है अनुच्छेद 39 ग के तहत। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा है, इसको ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है ना, ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है अनुच्छेद 40, ठीक है ना। ग्राम पंचायतों का अगर डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि भारत आपको पता है 70% आबादी आज भी गांव में रहती है, तो गांव का जब विकास होगा तभी देश का विकास होगा, ठीक है ना। गांव को हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो अनुच्छेद 40 के तहत जो है ग्राम पंचायतों के गठन की बात जो है वो कही गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 41। 41 में क्या कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है ना। यानी काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार और लोक सहायता पाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 41 में बोला गया है, डीपीएसपी कहता है, ठीक है। चलिए 39 अनुच्छेद 42 देखते हैं। 41 हमने देख लिया, अब 42 देखते हैं कि काम की न्याय संगत और मनोविचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता, ठीक है ना। महिलाएं जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए सहायता का उपबंध जो है किया गया। गवर्नमेंट की तमाम सारी पॉलिसीज आती रहती, तमाम सारी योजनाएं आती रहती हैं, जिसके तहत ये सारी चीज़ों को निःशुल्क वगैरह किया जाता है अस्पतालों वगैरह में, ठीक है ना। तो इसकी सहायता काम के न्याय संगत और मनोविचित दशा तथा प्रसूति सहायता की जो बात बोली गई है वो बोली गई है अनुच्छेद 42 के तहत, ठीक है ना। चलिए अब अनुच्छेद 43 देख लेते हैं। 43 क्या कहता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, ठीक है ना। छोटे छोटे जो उद्योग हमारे लगते हैं उन छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात बोला गया अनुच्छेद 43 में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके छोटे छोटे रूपों में, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 क्या कहता है कि नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता संहिता, ठीक है ना, यानी कॉमन सिविल कोड की बात करता है अनुच्छेद 46 के तहत, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद अनुच्छेद 44 होता है। अनुच्छेद 44 के तहत समान सिविल कोड की बात करता है। अब हमको देखना है अनुच्छेद 46, ठीक है ना। अनुच्छेद 46 क्या कहता है कि एससीज और एसटी यानी अनुसूचित जाति और जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा, ध्यान दीजिएगा, उसकी शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, यानी अर्थ का मतलब होता है मनी संबंधी, पैसों संबंधी हितों की क्या करना है, उसकी अभिवृद्धि करना है एससी एसटी के लिए और दुर्बल वर्गों के लिए। इसकी बात जो है अनुच्छेद 46 के तहत कही गई है। तो बच्चों आज यही रहने देते हैं, इसका सेकंड पार्ट कल आ जाएगा। तो ये सारा का सारा आप देख लीजिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आयरलैंड से आता है, कहाँ से कहाँ है, किस भाग में है, ठीक है ना। कल्याणकारी राज्य में किस किस तरह की स्थापना वो करना चाहता है, ये सारा जो है पेयरिंग के रूप में मिलाने को दे देता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ नमस्कार।